हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने परिवार गामा करियर क्लासेस में। दोस्तों, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज में लास्ट टर्न में हम लोग ने वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। जिन बच्चों ने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है वो पहले पिछली वाली क्लास देख लें, तब आप लोग को आज वाली क्लास अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आज हम लोग को देखना है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, दो जगह तीव्रता निकलती है, एक अक्षीय स्थिति पर और एक निरक्षीय स्थिति पर, मतलब एक एक्सियल पॉइंट पर और एक निकलता है इक्वेटोरियल लाइन पर। तो आज हम लोग देखेंगे अक्षीय स्थिति मतलब एक्सियल लाइन पर, और फिर हम लोग कल वाले लेक्चर में देखेंगे इक्वेटोरियल यानी कि निरक्षीय लाइन पर। तो चलिए डिस्कस को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे पहली बार चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोग को हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो। अपने कॉपी पर निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण कहां पर अक्षीय स्थिति में, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता at an axial point electric field due to an electric dipole at an axial point। ठीक, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एक बात समझिए कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का मतलब यह है कि हमारे पास दो अक्ष होते हैं। सभी लोग आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए एक अक्ष हमारा ये है एक्स अक्ष और ये हमारा कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। तो अगर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात करें तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है कि हमारा द्विध्रुव जिस अक्ष में रखा होगा, द्विध्रुव जिस अक्ष में रखा होगा हम उसी अक्ष में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे होंगे। तो यह होता है अक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति मतलब क्या होता है, जो हम लोग कल वाला टॉपिक है। निरक्षीय का मतलब होता है कि जिस अक्ष पर द्विध्रुव रखा है उस अक्ष पर ना होकर के उसके दूसरे वाले अक्ष में। जैसे अगर हमारा द्विध्रुव मान लो रखा है एक्स अक्ष में और हम तीव्रता कहां निकाल रहे हैं, एक्स अक्ष में, तो कौन सी स्थिति बन जाएगी, अक्षीय स्थिति। और निरक्षीय कब बनती है, जब द्विध्रुव रखा हो एक्स अक्ष में और तीव्रता कहां निकाल रहे हो, वाई अक्ष में। तो स्थिति कौन सी बनती है, निरक्षीय स्थिति। समझ गए। तो मान लो कि हम एक्स अक्ष में द्विध्रुव रख दें। हमारा एक द्विध्रुव रखा हुआ है ए बी, ये एक ए पॉइंट है और ये एक पॉइंट है बी। हमने क्या किया, एक्स अक्ष में द्विध्रुव रख दिया। ए पर कौन सा आवेश रख दिया, ए पर आवेश रख दिया हमने कौन सा, माइनस क्यू, और बी पर प्लस क्यू। मैंने आपको बताया था द्विध्रुव में क्या होता है, द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं। दोनों आवेशों में क्या होता है कि उन दोनों आवेशों के परिमाण कैसे होते हैं, समान। एक का परिमाण कितना है, क्यू माइनस क्यू, और दूसरे का परिमाण कितना है, प्लस क्यू। तो दोनों आवेशों के परिमाण कैसे होते हैं, समान, परंतु दोनों आवेश प्रकृति में कैसे होते हैं, विजातीय प्रकृति के होते हैं। तो आपने देखा कि हमारे दोनों आवेश कैसे हैं, परिमाण में समान है लेकिन प्रकृति में कैसे हैं, विजातीय प्रकृति के हैं। ठीक, अब इन दोनों आवेशों के जो ये वाला पॉइंट है इसको हमने क्या मान लिया है, मध्य बिंदु। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, जिसको हमने क्या बोल दिया है, ओ। इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया है, ओ पॉइंट, और ये क्या है, इसका मध्य बिंदु। अब हम सभी लोग जानते हैं द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है 12। क्या दूरी होती है, 12। तो द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है 12। अब इस पॉइंट को हम मिटा दें क्योंकि हमें वाई अक्ष का कोई भी काम नहीं है। तो द्विध्रुव के बीच दूरी कितनी हो गई, 12। अब क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है इसलिए ये वाई दूरी भी क्या हो जाएगी, एल, और ये वाई दूरी भी क्या हो जाएगी, एल। ये दोनों दूरियां क्या हो गई हैं, एल और एल दोनों दूरियां हो गई हैं। अब हमने क्या कहा था, आप लोग को बताया था
कि अगर हम लोग पिछली वाली क्लास ध्यान करिए, हमने कहा था कि द्विध्रुव में जो भी दूरियां हम लोग लेंगे वो सारी दूरियां कहां से ली जाती हैं? द्विध्रुव के केंद्र से ली जाती हैं। कहां से? द्विध्रुव के केंद्र से। तो हम लोग जो दूरी यहां पर लेंगे वो दूरी कहां से लेंगे? केंद्र से। अब हमें तीव्रता कहां निकालनी है? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है? जिस अक्ष में द्विध्रुव रखा हो उसी अक्ष में तीव्रता निकालो। तो हमने मान लिया कि इस वाले अक्ष में यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बोला ये हमारा एक पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर हमको क्या निकालनी है? तीव्रता। अब हमने क्या कहा कि जो ये वाला पॉइंट है ये द्विध्रुव के मध्य बिंदु से यानी कि O से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? R दूरी पर हमने ये पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर ये द्विध्रुव से R दूरी पर रखा है तो अब जरा एक बात ध्यान दो कि जो A से P तक की दूरी होगी, मतलब -q वाले चार्ज से जो P पॉइंट तक की दूरी है, मतलब A से P तक की दूरी वो कितनी होगी? तो देखो हम क्या करेंगे, A से O तक की दूरी जोड़ देंगे, मतलब AO प्लस क्या कर देंगे? OP। क्या कर देंगे? OP। तो AP किसके बराबर हो जाएगा? AO प्लस OP के। तो AP क्या कर दिया? AO और OP। अच्छा, AO की दूरी कितनी है? L। तो AO की दूरी कितनी हो जाएगी? L, और प्लस OP कितना है? O से P तक दूरी कितनी है? R। तो ये दूरी क्या हो जाएगी? L प्लस R या R प्लस L, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो AP क्या हो जाएगा? L प्लस R। ठीक, तो मैं लिख दे रहा हूं कि जो A से P तक की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R प्लस L। R प्लस L। तो A से P तक की दूरी क्या हो गई? R प्लस L। अब ध्यान दो, -q से दूरी निकाल ली P तक की, R प्लस L। अब जरा +q वाले आवेश से दूरी निकालो P तक की, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? B से P तक की। B से P तक की, तो जो BP दूरी होगी B से P तक की, उसको हम लोग क्या लिखेंगे? ध्यान देना, अगर हम लोग पूरे OP में O से P तक में, ध्यान दो OP, अगर हम लोग OP में क्या माइनस कर दें? OB माइनस कर दें, इस पूरे OP में OB माइनस कर दो, तो क्या बचेगा? BP। अब OP कितना है? R, और OB कितना है? L। तो OP माइनस OB, तो BP हमारे पास क्या निकल के आएगा? OP कितना है? OP पूरा कितना है? R, और OB कितना है? L। तो BP क्या निकल आएगा? R माइनस L। R माइनस L, समझ गए? तो AP आ गया हमारे पास R प्लस L, और BP हमारे पास क्या निकल आया? R माइनस L। ठीक है, सभी लोग को यहां तक बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या बात बताई अभी तक, पूरी बात समझो। माना एक द्विध्रुव क्या है? AB। A पर कौन सा चार्ज है? -q चार्ज। B पर कौन सा चार्ज रखा है? +q चार्ज। द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 2L। द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है? O। अब अगर ये पूरी दूरी 2L है और ये मध्य बिंदु है तो दूरी आधी आधी हो जाएगी, L और L। फिर हमने क्या किया? हमने -q वाले चार्ज से P तक की दूरी निकाल ली। तो A से P तक की दूरी क्या हो जाएगी? ये वाली दूरी हमने कैसे निकाली? A से P तक की AO और प्लस OP। A से O तक की दूरी और प्लस O से P तक की दूरी, तो AO कितनी थी? L, और OP कितनी है? R। तो हो गई R प्लस L या L प्लस R। समझ गए? फिर हमने +q वाले चार्ज से P तक की दूरी निकाली, तो +q चार्ज से P तक की दूरी कितनी आ गई? अब देखो B से P तक की दूरी कैसे निकालोगे? तो हमने क्या किया? OP माइनस OB। OP में OB हटा दिया, तो OP कितना था? R, और OB कितना है? L। तो क्या हो गया? R माइनस L। समझ गए? तो हमारे पास AP आ गया R प्लस L, और BP कितना आ गया? R माइनस L। मतलब हमने -q वाले चार्ज से P तक की दूरी निकाल ली तो R प्लस L, और +q वाले चार्ज से P तक की दूरी निकाल ली तो R माइनस L। ठीक है, तो A से P तक की R प्लस L और B से P तक की R माइनस L। क्लियर है? अब हम लोग डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? हम ये कहेंगे कि जो -q चार्ज है, -q आवेश से या -q आवेश के द्वारा P बिंदु पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है। तो -q आवेश द्वारा P बिंदु पर
सभी लोग ध्यान देना, माइनस क्यू आवेश द्वारा P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू चार्ज के द्वारा P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को निकालनी है। अब ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या बताया था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर क्या बताया था? KQ बटा में R स्क्वायर, KQ बटा में R स्क्वायर। क्या बताया था? KQ बटा में R स्क्वायर। यानी कि इसको अगर हम लोग ये बात लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इस K की वैल्यू क्या होती है वायु निर्वात के लिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब लेकिन एक बात ध्यान दो, माइनस क्यू चार्ज से तुम कहां पर तीव्रता निकाल रहे हो? P पॉइंट पर, और ये दूरी क्या होगी? अब समझो, माइनस क्यू चार्ज से इस P पॉइंट की दूरी कितनी है? R प्लस L। माइनस क्यू चार्ज से इस P पॉइंट की दूरी कितनी है? R प्लस L। मतलब हमारे पास कैपिटल R का मान क्या हो जाएगा? R प्लस L। तो कैपिटल R की जो वैल्यू है वो हो जाएगी R प्लस L। अब यहां पर जरा मान रखो, तो हम तीव्रता निकाल रहे हैं, इसको कौन सी तीव्रता बोल दे रहे हैं? ये हमने तीव्रता कहां से निकाल रहे हैं? A पॉइंट से, इसलिए हम इसको EA बोल दे रहे हैं क्योंकि ये A पॉइंट की तीव्रता है। समझ गए? तो EA कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर, और R का मान कितना है? R प्लस L, मतलब R प्लस L का होल स्क्वायर। समझ गए? ये क्या आ जाएगी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। ठीक, क्या आ गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने क्या किया? तीव्रता का फॉर्मूला लगा दिया, और तीव्रता का फॉर्मूला लगाने के बाद हमने कैपिटल R जो दूरी थी उसका मान कितना है? माइनस क्यू के द्वारा P बिंदु पर दूरी कितनी है? R प्लस L। तो हमने कैपिटल R का मान यहाँ पर R प्लस L रख दिया। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये वाला फॉर्मूला जो हमने यूज किया ये हमने पिछली वाली क्लास के उसके एक पहले वाली क्लास में इसको प्रूव करवाया है, तो सब बच्चे वाली क्लास जरूर देख लेंगे, तभी आप लोग को ये फॉर्मूला समझ में आएगा। ठीक है, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये बात मैंने आपको बताई थी, ध्यान करो कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी राशि है? सदिश, और इसकी दिशा होती है। तो इसकी दिशा कहां होगी? एक बात समझो ध्यान से, इस वाले पॉइंट पर, यानी कि P पॉइंट पर अगर हम बात करें इस P पॉइंट की, तो P पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, अगर मान लो ये P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट पर इस माइनस Q के कारण दिशा कहां होगी? तो जरा एक बात समझो, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं। अगर मान लो कोई चार्ज माइनस Q है और हमें यह पता करना है कि इस P पॉइंट पर दिशा कहां होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो हमने क्या कहा था? जिस पॉइंट पर तीव्रता निकालनी हो वहां पर एक परीक्षण आवेश रख दो। परीक्षण आवेश क्या होता है? Q0, और वो कैसा होता है? प्लस का चार्ज होता है। ठीक है, अब समझो ये माइनस वाला चार्ज इस प्लस वाले चार्ज पर कैसा बल लगाएगा? आकर्षण, मतलब इस तरफ बल लगाएगा, इसको आकर्षित करेगा, और जो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है, जो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है, वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होती है। समझ गए? तो ये जो माइनस Q चार्ज है वो यहां पर अगर कोई परीक्षण आवेश रखा होगा तो उस पर बल कहां लगाएगा? अपनी तरफ बल लगाएगा। इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ होगी, और ये दिशा किसकी होगी? ये दिशा होगी EA की। किसकी होगी दिशा? EA की। समझ गए? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां आ जाएगी? उस माइनस Q वाले चार्ज की तरफ आ जाएगी, और दिशा क्या आ जाएगी? ये EA। समझ गए? तो दिशा आ जाएगी EA। ठीक, तो दिशा कहां आ रही है? P से A की ओर। ध्यान दो, दिशा कहां आ रही है? P से A की ओर। समझ गए? तो यहां दिशा लिख दोगे, दिशा क्या आ जाएगी? P to A, मतलब P से A की ओर। समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई माइनस Q चार्ज के लिए। अब बात करते हैं प्लस Q चार्ज के लिए। तो अगर हम ये निकालें कि प्लस Q आवेश के द्वारा
P बिंदु पर, अब ध्यान देना माइनस क्यू की बात हो गई, अब प्लस क्यू की बात हो रही है। प्लस क्यू आवेश के द्वारा P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब फिर से लगाओ तीव्रता का फॉर्मूला, तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? तीव्रता का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, E बराबर 1/4 पाई, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर। समझ गए? अब ध्यान दो, अब हम बात कर रहे हैं प्लस क्यू वाले चार्ज की, तो प्लस क्यू वाला चार्ज कहां पर रखा है? बी पॉइंट पर, इसलिए हम लोग इस तीव्रता को क्या बोल देंगे? EB। तो EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, अब ध्यान दो, जिस प्रकार माइनस क्यू चार्ज के लिए P बिंदु की दूरी कितनी थी? R प्लस L, उसी प्रकार प्लस क्यू चार्ज के लिए P बिंदु की दूरी कितनी है? R माइनस L। तो यहां पर कैपिटल R का मान क्या हो जाएगा? लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि कैपिटल R का मान कितना हो जाएगा? R माइनस L के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर कैपिटल R की वैल्यू क्या रखोगे? R माइनस L, मतलब R माइनस L का होल स्क्वायर। और ये इक्वेशन नंबर क्या पड़ जाएगी? सेकंड। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। हमने क्या किया है? दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और R का मान माइनस क्यू चार्ज के लिए R का मान क्या हो गया था? R प्लस L, और प्लस क्यू चार्ज के लिए R का मान कितना हो गया है? R माइनस L। अच्छा, इसकी दिशा कहां आ रही थी? माइनस क्यू चार्ज प्लस वाले परीक्षण आवेश को अपनी तरफ बुलाता है, इसलिए इसकी दिशा कहां आ रही थी? माइनस क्यू वाले आवेश की तरफ आ रही थी, मतलब P से A की तरफ आ रही थी। और प्लस क्यू वाला चार्ज क्या करेगा? अगर मान लो मैं यहां समझाऊं, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और आप इस पॉइंट पर तीव्रता निकालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? परीक्षण आवेश को यहां पर ला करके रखोगे, और परीक्षण आवेश कैसा होता है? धनावेश। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित, मतलब दूर करेगा, और ये पर इस पर बल कहां लगाएगा? दूर की तरफ। अब समझो, ये इस पर बल कहां लगा रहा था? अपनी तरफ। ये कहां लगा रहा है? दूर की तरफ। और जो लगने वाले बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो मतलब प्लस क्यू चार्ज से जो दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वो उससे दूर की ओर होती है। तो प्लस क्यू वाले चार्ज से जो इस P पॉइंट पर दिशा होगी वो दूर की तरफ होगी, मतलब दिशा इस तरफ होगी। दिशा कहां होगी? इस तरफ होगी। और दिशा किसकी हो जाएगी? ये दिशा हो जाएगी EB की। ये किसकी है? EA की, और वो किसकी है? EB की। अब दिशा EB कहां आ रही है? उस तरफ, मतलब B से P की ओर। कहां पर? B से P की ओर। दिशा क्या लिख दोगे इसकी? इसकी दिशा आ जाएगी B to P, मतलब B से P की ओर। उसकी दिशा कहां आ रही थी? P से A की ओर। ठीक है, तो सभी लोग को इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से एक बार देखो ध्यान से, कोई दिक्कत किसी को? सभी लोग इतनी बात बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, तो अब थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, हमने माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता निकाल ली और प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता निकाल ली। ठीक है, दोनों हमने तीव्रताएं निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग को क्या निकालना है। अब बच्चों, हम लोग जब दोनों तीव्रताएं निकाल चुके हैं और दोनों की हमको दिशा पता है, इसकी दिशा कहां है? P से A की ओर, और उसकी दिशा कहां है? B से P की ओर। P से A और B से P। तो अब हम निकाल लेंगे इन दोनों तीव्रताओं का परिणामी। क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। तो अब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता। क्या निकालना होता है? अब हमें निकालना होता है परिणामी तीव्रता। अब बच्चों, आप सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा वेक्टर वाले फॉर्मूले में कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हो, अच्छा ये भी कैसी राशि है? सदिश, मतलब ये भी वेक्टर है और ये भी एक क्या है? वेक्टर है। और अगर हमें दो वेक्टरों का परिणामी निकालना होता है तो वहां पर उसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे। फॉर्मूला होता है R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो उसी तरह से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जैसे यहां पर P और Q है, वैसे यहां पर क्या है? EA और EB है। और परिणामी क्या मान लेंगे? हम E मान लेंगे। तो परिणामी का फॉर्मूला हो जाएगा E स्क्वायर बराबर EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस थीटा।
तो फॉर्मूला हो जाएगा ई स्क्वायर बराबर ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA कॉस थीटा। ये दो वेक्टरों के परिणामी निकालने का फॉर्मूला होता है ई बराबर ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA कॉस थीटा। अब हम लोग को पता करना है कि यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है। तो बच्चों जरा ध्यान देना, जो आपका ये वेक्टर ई बी है और जो आपका ये वेक्टर ई ए है, जो वेक्टर ई ए है उसकी दिशा कहां आ रही है, इस तरफ P से A की तरफ, और इसकी दिशा कहां आ रही है, उस तरफ। जरा ध्यान दो, जो हमारा वेक्टर ई ए है ये हमारा P पॉइंट है, तो जो हमारा वेक्टर ई ए है उसकी दिशा कहां आ रही है, इस तरफ। तो इसकी दिशा है, ये हमारी दिशा किसकी है, वेक्टर ई ए की, और इसकी दिशा कहां आ रही है, इस तरफ, किसकी, ई बी की। तो दिशा कहां आ रही है, वेक्टर ई बी की दिशा कहां आ रही है, उस तरफ। तो हम ये देख रहे हैं कि वेक्टर ई ए और वेक्टर ई बी, इन दोनों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। ई ए इस तरफ है और ई बी इस तरफ है। ध्यान से देखो, यहां पर ई ए तीव्रता कहां निकली है, इस तरफ दिशा इसकी, और ई बी जो तीव्रता उसकी दिशा कहां है, उस तरफ है। और जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इस कंडीशन में एक ही लाइन में हो और एक दूसरे के विपरीत हो, तो ये वाला एंगल कितना बनता है, ये वाला एंगल बनता है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री क्या बनेगा, एंगल इनके बीच में बन रहा होगा। तो सभी लोग समझ गए ना कि अगर दो वेक्टर एक ही लाइन पर हो और एक दूसरे के कैसे हो, विपरीत हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो एंगल कितना बनता है, 180। मतलब यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाले फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री अप्लाई करेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो थीटा कहां बनना है, इस तरफ, ये वाला एंगल कितना बनना है, थीटा, मतलब 180 डिग्री। समझ गए, तो ये वाला एंगल बनना है 180 डिग्री। तो हम लोग यहां पर थीटा की वैल्यू क्या अप्लाई करेंगे, 180 डिग्री। अब रखो जरा इसकी वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर बराबर ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA कॉस थीटा। और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 180। समझ गए। अब कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। सभी लोग को पता होगा कि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, जिन बच्चों को नहीं पता है कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। आप सभी लोग को मैथ में ये बात पढ़ाई गई होगी। तो हम लोग यहां पर 180 का मान रखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ई स्क्वायर बराबर ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर 2EA और देखो कॉस 180 हो जाएगा -1, तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस का हो जाएगा 2EA इंटू EB। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2EA इंटू EB। समझ गए। तो अब जरा एक बात ध्यान समझना कि ये वाला फॉर्मूला क्या हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ गए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB फॉर्मूला किसका होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं यहां लिख देता हूं क्या, कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे यहां पर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ई स्क्वायर बराबर, ये आपका बन जाएगा EB माइनस EA का होल स्क्वायर। तो हमने इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। समझ गए। अब देखो इस तरफ भी क्या है, स्क्वायर, इस तरफ भी क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे सामने जो फॉर्मूला निकल के आएगा परिणामी तीव्रता का, वो निकल के आएगा E बराबर EB माइनस EA। क्या निकल के आएगा, E बराबर EB माइनस EA। अतः परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला आ जाएगा E बराबर EB माइनस EA। अब जैसे ही E बराबर EB माइनस EA आया, तो अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को यहां पर EB की वैल्यू और EA की वैल्यू उठा करके यहां पर रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। E बराबर क्या आ जाएगा, EB, और EB की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी EB की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन इंटू
Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस EA, और EA की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है कि EB की वैल्यू और EA की वैल्यू उठा करके हमने यहां पर रख दी है। समझ गए? ठीक, आप समझो, इसको जरा सॉल्व करो। E बराबर, इससे कॉमन आ रहा है बच्चों, इससे कॉमन आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा इससे क्या आ जाएगा कॉमन, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर भी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा क्या आ जाएगा कॉमन। जैसे इसको आप कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा मैथमेटिक्स की समस्या आएगी। जिन बच्चों ने बायो लिया है थोड़ा ध्यान समझेंगे, और जिन्होंने मैथ लिए उनको बहुत अच्छे से चीज समझ में आने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने Q अपॉन 4% कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ब्रैकेट के 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर इसका हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए R माइनस एल से R माइनस एल क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या पहुंचेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ऊपर पहुंचेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, और साथ में ही हम इसका स्क्वायर का फॉर्मूला भी खोल देंगे। ध्यान से देना, थोड़ा ध्यान देना। मैंने क्या बोला, फिर सुनो मेरी बात। R माइनस एल के होल स्क्वायर से R माइनस एल का होल स्क्वायर कैंसिल, ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी R प्लस एल का होल स्क्वायर, और साथ में R प्लस एल के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी खोल दो। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2RL। तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, तो हम लोगों ने A प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। अब ये माइनस का साइन आ जाएगा, और माइनस के साइन के साथ हम लोग क्या करेंगे, अब देखो R प्लस एल का होल स्क्वायर से R प्लस एल का होल स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या पहुंचेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, और साथ में ही हम लोग इसका फॉर्मूला खोल देंगे। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब R माइनस एल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL। तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL। तो अब हम लोग देखिए कि इसको अगर सॉल्व करें थोड़ा सा और, तो E बराबर आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL, और यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इस सारे अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का R स्क्वायर, फिर ये प्लस का था तो माइनस का एल स्क्वायर, और वो माइनस का था इसलिए प्लस का 2RL, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नीचे की अगर हम बात करें तो आप ध्यान देखो कि R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, अभी आप स्क्वायर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, और आप ये देखो कि नीचे लिखा है R माइनस एल और R प्लस एल। हम सभी लोग जानते हैं कि A माइनस बी और A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा था इसलिए हम यहां भी क्या लगा देंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे। तो हमने यहां पर भी इसका स्क्वायर क्या कर दिया, लगा दिया। अब ध्यान दो, R स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया, और यहां पर 2RL किसका है, प्लस का, और वहां पर 2RL प्लस का, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहां पर जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2RL क्या हो जाएगा 4RL, क्या हो जाएगा 4RL, और अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, सही से मैं लिख देता हूं, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना है अभी। ठीक है,
तो सबको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, सबको यहाँ तक क्लियर दिखाई दे रहा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऊपर वाली हेडिंग बिगाड़ देता हूँ, ये तो हम लोग इस वाली हेडिंग को बिगाड़ देते हैं और यहीं पर समझते हैं थोड़ा सा। सभी लोग की हेडिंग नोट हो गई होगी। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर देखते हैं और थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आ गया है E बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर आप लोग एक बात यहाँ पर ध्यान दें कि हम लोग लिख सकते हैं इसको किस तरह से, E बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 4RL। तो एक बात दिमाग लगाओ, हमारे पास जो लिखा हुआ है 4RL, इसको हम लिख दें क्या 2R इंटू 2L। तो क्या दिक्कत है क्या? देखो 2 दूनी 4, तो 4RL अब भी बन जाएगा। तो हमने 4RL को तोड़ दिया 2R इंटू 2L में, मल्टीप्लाई कराओगे फिर से 4RL बन जाएगा। और अपॉन में क्या लिखा है? अपॉन में लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। किसी को यहां तक दिक्कत तो नहीं है? सभी को ऊपर दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 2R इंटू 2L अपॉन का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम सभी लोग पिछली वाली क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, मैं यहां लिखता हूं, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर होता है Q इंटू 2L। सभी लोग को ध्यान होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या आया था? P बराबर Q इंटू 2L। अब ध्यान दो, ये लिखा हुआ है Q, ये क्या लिखा हुआ है 2L, तो Q इंटू 2L क्या हो जाता है? P। ध्यान दो, Q इंटू 2L क्या हो जाता है? P। तो हमारे सामने फॉर्मूला आ जाएगा, अतः जो हमारे सामने फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा E बराबर, समझो Q और 2L, इसको क्या लिख दोगे? P। तो ये आ जाएगा 2PR, ये आ गया P और 2R लिखा था पहले से ही, तो 2PR अपॉन में 4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। तो 2PR अपॉन में 4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है किसी अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपका होता है क्या? E बराबर 2PR अपॉन में 4πε0 ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सभी लोग को यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मैंने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग के सामने ये वाला फॉर्मूला आ चुका है। ठीक, अब बच्चों इस वाले फॉर्मूले में भी एक खास बात है, ये वाला फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन होती है, उसको भी हम लोग को ध्यान से देखना है। उस स्पेशल कंडीशन को सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। बच्चों आपको मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं, एक काम करता हूं, मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूं, थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है ये वाला और जगह थोड़ी समस्या बढ़ रही है। जरा एक बात यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं, O से जो P तक की दूरी वो कितनी थी? वो दूरी थी R। ठीक है, O से P तक की दूरी R थी, और जो A से P तक की दूरी थी वो कितनी थी? वो थी R प्लस L। समझ गए? तो आप लोग को यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखना, जो ये वाला फॉर्मूला प्रूव हुआ है, इसमें एक खास बात होती है बच्चों। ये R क्या है? ये R है O बिंदु से, यानी कि मध्य बिंदु से P तक की दूरी, और ये L क्या है? ये L है दूरी ये वाली। बात सुन आ रही है? अच्छा एक बात बताना, ये जो P पॉइंट है, ये R क्या है? जो ध्रुव के केंद्र से P बिंदु की दूरी। अगर हम ये P पॉइंट बहुत दूर ले लेंगे, ध्यान देना, अगर हम ये P पॉइंट बहुत दूर ले लेंगे तो इस R की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो अगर ये P पॉइंट बहुत दूर होगा, उस कंडीशन में इस R की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इस L की वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो L की वैल्यू अभी भी देखो R से कम है, L की वैल्यू अभी भी R से क्या है? कम है। लेकिन अगर हम ये P पॉइंट बहुत दूर ले लेंगे तो फिर इस L की वैल्यू R से बहुत कम हो जाएगी। समझ पा रहे हो?
तो अगर हम इस P पॉइंट को बहुत दूर ले लेंगे तो इस L की वैल्यू इस R से बहुत कम हो जाएगी, और हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहां लिखेंगे कि यदि P बिंदु बहुत अधिक दूर हो, यदि P बिंदु बहुत अधिक दूर हो, यदि P बिंदु बहुत अधिक दूर हो, अगर P बिंदु बहुत दूर होगा तो जो R की वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी, वेरी वेरी ग्रेटर देन, किसकी तुलना में, L की तुलना में। तो R की वैल्यू जो होगी वो L की तुलना में क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। और अगर R की तुलना में L की वैल्यू बहुत ज्यादा है, या फिर हम ये कहें कि जो हमारा L है वो R की तुलना में बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे कि L को लगभग नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, L को लगभग नगण्य मानना पड़ेगा कि L की वैल्यू R के सामने कुछ भी नहीं है। कब, जब ये P पॉइंट बहुत दूर रख देंगे हम लोग, समझ पा रहे हो। तो L क्या मानेंगे, नगण्य। और जब इस कंडीशन में हमारा द्विध्रुव होगा तो वहां पर इस L स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इस L स्क्वायर की वैल्यू नगण्य हो जाएगी। समझ पा रहे हो। तो ये वाला फॉर्मूला तब का है जब P पॉइंट थोड़ा पास में हो, और ये वाला फॉर्मूला जो अब आएगा वो तब का होगा जब हमारा P पॉइंट बहुत अधिक दूर हो। ठीक है बच्चों, आप लोग एक काम करिए कि आप लोग, मैं इतना साफ कर दे रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक, ठीक है, या आप लोग एक काम करिए, मैं इस वाली हेडिंग को बिगाड़ दे रहा हूं, आप लोग इस वाली हेडिंग को दोबारा आप लोग सही से बना लेंगे। समझ गए हो। तो इस वाली हेडिंग को आप लोग दोबारा लिख लेंगे, मैं इस हेडिंग को बिगाड़ दे रहा हूं, तो सभी लोग वीडियो को पीछे करके इस वाली हेडिंग को नोट कर लेंगे। चलिए, तो मैं इसको बिगाड़ देता हूं, सही बच्चे इस वाली हेडिंग को जरूर लिख लेना। चलो, तो अब जरा एक बात समझो, मैं यहां पर आपको फिर से बता रहा हूं क्या, कि L की वैल्यू क्या हो गई, ये नगण्य। अब अगर L नगण्य हो गया है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E बराबर 2PR, E बराबर 2PR अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। L स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य, मतलब 0, तो केवल क्या बचेगा, R स्क्वायर। तो केवल क्या बचेगा, R स्क्वायर। ठीक है, केवल क्या बचेगा, R स्क्वायर, L स्क्वायर 0 हो गया। अब एक R से एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे सामने E का फॉर्मूला आ जाएगा 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, एक मिनट, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर भी तो था, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का हमें यहां पर होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैं गलती से लगाना भूल गया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गए। तो अब ये L स्क्वायर 0 हो चुका है क्योंकि L को हमने नगण्य माना है, तो L अगर नगण्य हो गया, L स्क्वायर 0, तो क्या बचेगा, R स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा, R की पावर 4। ध्यान दो, मैंने क्या कहा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर था, L स्क्वायर क्या हो गया, 0, क्योंकि L क्या है, नगण्य। जब ये 0 हुआ तो R स्क्वायर की पावर स्क्वायर, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा R की पावर 4। अब एक R से एक R ये वाला कटेगा, तो यहाँ पावर क्या आ जाएगी, R की पावर क्यूब। तो हमारे सामने फॉर्मूला आ जाएगा E बराबर 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब। ठीक है, अब आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया है, दोनों फॉर्मूले आप लोग के प्रूव हो चुके हैं। तो बच्चों आप लोग एक बात को ध्यान रखेंगे, मैंने क्या कहा है कि ये वाला फॉर्मूला E बराबर 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला तब के लिए है जब हमारा जो P पॉइंट होगा वो द्विध्रुव के निकट होगा, मतलब द्विध्रुव से हमारा P पॉइंट बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस P पॉइंट को द्विध्रुव से यानी कि डाइपोल से बहुत अधिक डिस्टेंस पर कर देंगे तो उस कंडीशन में फिर हमारे सामने फॉर्मूला निकल के आएगा E बराबर 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में इस L को हम लोग क्या मानेंगे, नगण्य। क्यों? क्योंकि जब ये P पॉइंट बहुत दूर होगा तो R की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, किसकी तुलना में, L की तुलना में, और हमें L को नगण्य मानना पड़ेगा। समझ गए। तो आप लोग का डेरिवेशन कंप्लीट हो रहा है। अगर किसी बच्चे को पूरे डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को 1 से 2 बार करके देखो। डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी लोग उसको ध्यान से समझ लेंगे। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैंने आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। और यह तीव्रता किस अक्ष पर है? यह तीव्रता है अक्षीय स्थिति में। अभी हमें तीव्रता निकालनी है नेक्स्ट लेक्चर में निरक्षीय स्थिति में, वो डेरिवेशन भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन तब जब आप लोग पिछली वाली क्लास में आए, अगली वाली क्लास में आए, तो आप लोग इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता वहां पर निकालेंगे, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर वहां पर तीव्रता हम लोग निकालेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। राम राम, राधे राधे।